हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के केमिस्ट्री की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने केमिस्ट्री की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार है 12th में और जिनको 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है, या यूं कहें जिनको 2026 में केमिस्ट्री का पेपर देना है। अगर आपका भी टारगेट है कि इस बार हम केमिस्ट्री में 95% प्लस मार्क लेकर आए, तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। मुझे पता है आप 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको केमिस्ट्री का पेपर कैसा आता है, इसका पूरा पैटर्न कैसा होता है, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, शायद ये ना पता हो। तो आज मैं पूरे 70 नंबर के केमिस्ट्री के पेपर को इस वीडियो में बताने वाला हूं। ज्यादातर क्वेश्चन के मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा। आज ही जान लो कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है और आप कैसा आपका पूरा पेपर आता है। 2026 में एग्जाम देने जाने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। देखो, जब आपको पेपर दिया जाएगा केमिस्ट्री का ना, यहां पे आपको अपना रोल नंबर डालना है, यहां पे नाम डालना है। देखो, मैं पेपर की बात कर रहा हूं भैया, नाम आपको पेपर में ही लिखना है, कॉपी में नाम नहीं लिखना होता, ठीक है। यहां पे आपको पेपर कोड दिया जाएगा, जैसे 365 XZ है। 2026 रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन विज्ञान बोलते हैं। पूर्णांक 70 नंबर, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। अब मैं आपको पूरा पेपर बताने जा रहा हूं भैया। आप लोग अगर चाहते हैं कि ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट का पेपर आपके लिए विद सॉल्यूशन लेकर आऊं ना, तो बस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। जब भी आप पेपर को देखेंगे बहुत ध्यान से समझना, ऐसे ही पेपर आएगा मेरे भाई। कुछ आपको नोट दिए जाएंगे, पैसे वाला नोट नहीं, कुछ निर्देश आपको दिए जाएंगे। देखो, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि स्टार्टिंग के 15 मिनट्स आपको क्वेश्चन पेपर खूब ध्यान से पढ़ना है। दूसरा, देखो, सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके समक्ष दिए गए, मतलब आपको सारे प्रश्न करने हैं। जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके सामने दिया गया है। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद लिखिए, मतलब जहां पे कैलकुलेशन कहा जाए करने को ना, वहां पे आपको कैलकुलेशन के सारे स्टेप्स को लिखना है। तीसरा, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए और जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिए। भैया ये केमिस्ट्री है, इसमें आपको रिएक्शन भी दिया जा सकता है, तो उसको भी लिखना है। तो ये कुछ नोट थे। अब नोट को साइड में करके हम अपना काम करते हैं मेरे भाई। देखो, सबसे पहले आपको दिया जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। कितने क्वेश्चन होंगे? फर्स्ट में देखो, का, खा, गा, उसके बाद में घा और अंगा और चा, यानी कि 6 क्वेश्चन रहेंगे बहुविकल्पीय में। आपको इसके लिए 6 नंबर मिलेगा। चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन को समझते हैं विथ आंसर। देखो, इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, सही ऑप्शन चूज करके आपको अपनी बुक में, कॉपी में लिखना है। जैसे देखो, का वाला है, हैलोफॉर्म किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। मतलब हैलोफॉर्म जो होते हैं ना, वो किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं। अब आपके पास ऑप्शन है एथेन, दूसरा मेथेन, तीसरा प्रोपेन, चौथा बेंजीन। भैया ये हमारे 6 नंबर चैप्टर हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन का क्वेश्चन है। हैलोफॉर्म जो है वो मेथेन के ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं। जैसे देख लो थोड़ा सा, एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। हाइलोफॉर्म का मतलब, हाइलो का मतलब हैलोजन। अब हैलोजन की जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये ले सकते हैं। तो हाइलोफॉर्म का मतलब क्लोरोफॉर्म। अब ये किसके ट्राई हैलोजन भी उत्पन्न है? देखो 3 हैलोजन है, ये कार्बन है, तो कार्बन एक ही है, तो ये मेथेन के ट्राई हैलोजन भी उत्पन्न होंगे। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हैलोफॉर्म जो होते हैं ये मेथेन के ट्राई हैलोजन भी उत्पन्न होते हैं। जैसे कि क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल ले लो, इसमें ट्राई हैलोजन 3 हैलोजन है और ये मेथेन के ट्राई हैलोजन भी उत्पन्न है। चलो दूसरा, खा वाला, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? गुणधर्म है, इसमें से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, खा वाला मतलब इन चारों में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? फर्स्ट है श्यानता, सेकंड है परासरण दाब, थर्ड है प्रकाशिक घूर्णन, फोर्थ है पृष्ठ तनाव। तो आपने जब फर्स्ट चैप्टर विलयन को पढ़ा होगा तो आपने भैया श्यानता नहीं पढ़ा, प्रकाशिक घूर्णन नहीं पढ़ा, पृष्ठ तनाव नहीं पढ़ा, आपने परासरण दाब को पढ़ा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर।
और जो परासरण दाब है ना, ये भैया आपका अणुसंख्य गुण धर्म है, ये ध्यान रखना, आपके फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। गा वाला क्वेश्चन देख लो, फॉर्मेलिन जलीय विलयन है। फॉर्मेलिन किसका जलीय विलयन होता है? ये हमारे एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो, फॉर्मेल्डिहाइड का, फॉर्मिक अम्ल का, फ्लोरोसीन का या एसिटेल्डिहाइड का। देखो फॉर्मेलिन जो है ये फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO, ठीक है। तो फॉर्मेलिन जो है ये फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। हम एक एक नंबर कंप्लीट करते चल रहे हैं भाई, 6 क्वेश्चन रहेंगे 6 नंबर के। चलो घा वाला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई। घा वाला हमारा है कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या क्या होगा? आपको बताना है भैया, ठीक है। ये हमारे रासायनिक बलगत चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या इसमें से कोई नहीं। तो भैया अगर आप ताप बढ़ाएंगे ना तो वेग स्थिरांक बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ताप बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक बढ़ेगा। जैसे आप हैं, अगर ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपके परसेंटेज बढ़ेंगे, अगर कम मेहनत करेंगे तो आपके परसेंटेज घटेंगे। यानी कि मेहनत इज प्रोपोर्शनल टू मार्क, ठीक है, परसेंटेज। जितना मेहनत उतना परसेंटेज। चलो अंगा नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए एंजाइम, मतलब ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? चलो भैया, फर्स्ट है इन्वर्टेज, सेकंड है जाइमेज, थर्ड है डायस्टेज, फोर्थ है ये सभी। भैया इसमें जो है जाइमेज का यूज होता है अगर आपको ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करना है। मतलब ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। इससे आपको बनाना है एथिल अल्कोहल C2H5OH। तो भैया आपको यहां पे जाइमेज एंजाइम का यूज करना होगा। चलो और भैया अच्छा वाला क्वेश्चन देख लो, कैल्सीफेरॉल कहलाता है। कैल्सीफेरॉल को किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल कौन सा विटामिन कहलाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी कर दीजिएगा, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। भैया विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन डी का ही रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया। चलो ये 6 क्वेश्चन थे, 6 नंबर के, एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन थे। 6 नंबर आपका कंप्लीट होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। मतलब सीधा सीधा समझे तो पूरे केमिस्ट्री से सिर्फ और सिर्फ 6 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो हम देखेंगे ये अतलघु उत्तरीय प्रश्न होगा 2-2 नंबर का। और बाय द वे ये कितने नंबर का आएगा? देखो ध्यान से समझो, 4 क्वेश्चन आपके दूसरे क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन रहेंगे 8 नंबर, और 4 क्वेश्चन आपके तीसरे क्वेश्चन में रहेंगे 8 नंबर। 16 नंबर के आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। जैसे दूसरे का वाला क्वेश्चन देख लो, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। देखो दूसरे का वाला क्वेश्चन है, देखो मैं अपनी तरफ से आंसर बता देता हूं, बाकी अगर इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके लिख देना फुल पेपर सॉल्यूशन। मैं पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। देखो आप लोग सपोर्ट बनाए रखो भैया, तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, पूरा सॉल्यूशन भी कराऊंगा, एक मोटिवेशन हमें मिलना चाहिए। चलो दूसरे का कॉपर सल्फेट की विलयन में जस्ते की बनी छड़ डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्यों? मतलब कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते का मतलब जिंक की बनी छड़ डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्यों? मतलब अगर आप लोग कॉपर सल्फेट की विलयन में जिंक की छड़ डालते हैं तो उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखो भैया होता क्या है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक धातु जो है वो कॉपर से ऊपर है, ठीक है। होता क्या, जिंक धातु कॉपर से ऊपर स्थित है, जिसके कारण वो कॉपर को उसके लवण विलयन यानी कि CuSO4 से विस्थापित कर देता है। मतलब क्या होता है, देखो ये आपका है कॉपर, ये है कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, और ये आपका है जिंक जस्ता। तो कॉपर सल्फेट की विलयन में जिंक की बनी छड़ डालने पर उसका रंग नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्यों? क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक धातु कॉपर से ऊपर है, इसलिए जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, इस कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर देता है, इसी कारण उसका रंग नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। यही रीजन है, क्योंकि जिंक धातु कॉपर से, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक धातु कॉपर से ऊपर है,
ठीक है। इसीलिए जिंक जो है कॉपर सल्फेट से, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, कॉपर को उसके लवण विलयन यानी कि CuSO4 में विस्थापित कर देता है। यही रीजन है भैया कि इसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। मैंने बता दिया, आप लोग समझ जाइएगा। दूसरा देखो, मैं इसको लिखकर नहीं बताने वाला, मैं आपको आज पेपर पैटर्न बता रहा हूं, साथ में कुछ सॉल्यूशन बता रहा हूं। आगे चलकर मैं पूरे पेपर का सॉल्यूशन दूंगा, टेंशन मत लेना। दूसरा क्वेश्चन खा वाला, प्रथम कोट की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। भैया एक फॉर्मूला लगता है K = 0.6932 अपान T½ ये फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले को लगा दोगे, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। देखो T½ आपका 50 सेकंड है, बाकी वेग स्थिरांक आप निकाल लेना। ये न्यूमेरिकल मैं पहले भी सॉल्व करा चुका हूं, आप लोग सर्च करना रासायनिक बलगत की इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, जाकर देख लेना। गा वाला क्वेश्चन देखो, कोलरोस का नियम लिखिए 2 नंबर का, ये तो मैंने पहले ही बताया है। ठीक है, किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, यही कोलरोस का नियम है। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, यही भैया कोलरोस का नियम है। चलो घा वाला क्वेश्चन देख लो, क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बचाने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरती जाती है। मतलब क्लोरोफॉर्म जो आपका होता है CHCl3, इसको ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोलते हैं। अब क्लोरोफॉर्म को अगर आपको प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बचाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। देखो, क्लोरोफॉर्म अगर प्रकाश या वायु के संपर्क में आ जाता है ना, तो एक बहुत विषैली गैस फास्जिन का निर्माण कर देता है, जो कि बहुत विषैली होती है। तो इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ है। जैसे देखो, या तो आप क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रख दीजिए, या फिर आप अंधेरे में रख दीजिए, या 1% एथिल अल्कोहल की कुछ बूंद मिलाकर इसमें रख दीजिए, भैया वो प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बच जाएगा। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के, भैया 8 नंबर आपका यहां पे कंप्लीट हो चुका है। अब जो तीसरा क्वेश्चन होगा, ये भी लघुत्तरीय अतिलघुत्तरीय प्रश्न होगा 2-2 नंबर का, देखो ध्यान से। तीसरे का उपसा संयोजन यौगिकों के वर्नर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर। भैया वर्नर सिद्धांत मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आप लोग सर्च करना, आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियमसन की संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा हम डाई एथिल ईथर यानी कि C2H5OC2H5, इसका नाम है डाई एथिल ईथर, इसको कैसे बनाएंगे हम, विलियमसन की संश्लेषण विधि के द्वारा। इसका रासायनिक समीकरण लिखना है, 2 नंबर आपको इसके लिए मिल जाएगा। गा वाला क्वेश्चन देखिए, आंतरिक या अंतः संक्रमण तत्व क्या है। D एवं F ब्लॉक के तत्व चैप्टर का ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है और आता है एग्जाम में, रेगुलर आता है, तो इसको देख लेना। ठीक है, घा वाला देखो, एक न्यूमेरिकल है, एक अवाष्पीय पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई है। बेंजीन के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने आपको विलयन चैप्टर पढ़ाया ना, ये मैंने आपको बताया था भैया, क्वथनांक में उन्नयन यानी कि क्वथनांक में उन्नयन से रिलेटेड यहां पे आपका फॉर्मूला लगने वाला है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। आप लोग सर्च कर लेना, अभी जल्दी मैंने बताया, आप सर्च करना सॉल्यूशन चैप्टर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शुभम लेक्चरर, मैंने यही वाला न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिखाया है, तो जाकर देख लेना। ठीक है, 4 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, यहां पे भी 8 नंबर के आपके ये हो जाएंगे। मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न 6 नंबर का और अतिलघुत्तरीय प्रश्न 8 और 8 16 नंबर का ये हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, 3-3 नंबर वाले। देखो चौथे का है, अब 3-3 नंबर वाले हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। देखो 4 का प्रथम कोट की अवक्रिया का अर्धायुकाल 7 मिनट है, कितने समय में अवक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। देखो 2 चैप्टर या 3 चैप्टर आपकी केमिस्ट्री में है जिसमें न्यूमेरिकल्स है, जैसे विलयन चैप्टर, विद्युत रसायन चैप्टर और रासायनिक बलगत की चैप्टर, जिसमें विलयन और रासायनिक बलगत की ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो भैया जब 2 ही चैप्टर में 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल है तो क्यों ना हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें। ठीक है, बहुत इजी है भाई, न्यूमेरिकल आपके 10-15 नंबर के आते हैं, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है रासायनिक बलगत की इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। आप YouTube पे सर्च करना, शुभम लेक्चरर पीछे लगा देना, आपको वीडियो मिल जाएगा। सारे के सारे न्यूमेरिकल मैंने एक ही वीडियो में बताए हैं।
देखोगे तो समझ में आएगा। खा वाला देखो, फिर से हमारा एक न्यूमेरिकल आ गया विलेन चैप्टर का। देखो 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक जिसका अनुभार 155 है, इसको 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.6 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई गई। बेंजीन के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। जैसे आपका हिमांक में क्वथनांक में उन्नयन था ना, वैसे हिमांक में अवनमन मैंने पढ़ाया था आपको चैप्टर में, तो उसके फॉर्मूले से रिलेटेड ये क्वेश्चन है भैया, 3 नंबर का आता है। देखो आपके 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 विलयन में 2 टॉपिक थे, आपको बताया और भी टॉपिक है, लेकिन 2 टॉपिक मैंने बताया था, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। इससे पहले अभी क्वथनांक में उन्नयन से रिलेटेड न्यूमेरिकल आया था, मैंने बताया, ठीक है। ग वाला क्वेश्चन देखो, विद्युत रसायन का भी न्यूमेरिकल आ गया। निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। देखो Zn+2 1 मोलर Cu2 प्लस Cu, जबकि E0 यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव Zn2 प्लस Zn या Cu2 प्लस Cu के मान क्रमशः -0.76 वोल्ट तथा प्लस 0.34 वोल्ट है। इनकी सांद्रता 1 मोलर है। तो आपको गणना क्या करनी है, विद्युत वाहक बल की, ठीक है। ये न्यूमेरिकल भी हमारे विद्युत रसायन चैप्टर का बहुत ही स्पेशल न्यूमेरिकल है। एक क्वेश्चन और है हमारे 3 नंबर में, देख लो घा वाला। संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं को लिखिए भैया। डीएमएफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संक्रमण तत्व क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये आप लोग पढ़ लेना। 3-4 नंबर आपके कंप्लीट रहते हैं, तो 3-3 नंबर के भी आपके 4 क्वेश्चन आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, 12 नंबर आपको इसके लिए भी मिलेगा। लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्न अभी और भी हैं, 4-4 नंबर वाले भी हैं, तो चलिए उसको भी देखते हैं। इसको हम हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, अपने 4-4 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो 5वां क्वेश्चन हमारा है ना, ये 4-4 नंबर के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न यहां पर दिए जाएंगे। टोटल 4 क्वेश्चन यहां पर रहेंगे 16 नंबर के। देखो ध्यान से समझो, जैसे का वाला है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है भैया, रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का ये न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में। खा देखो, ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन का। देखो हैलो एल्केन में एकाण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन यानी कि SN1 तथा द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 की क्रिया विधि उदाहरण द्वारा समझाइए। मतलब व्हाट इज SN1 एंड SN2 अभिक्रिया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर नंबर 6 में। हैलो एल्केन में एकाण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि SN1 तथा द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि SN2 की क्रिया विधि उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। 4 नंबर का ये आता है। चलो गा वाला क्वेश्चन देखो, ये उपसह संयोजन यौगिक चैप्टर का बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। देखो संयोजकता आबंध सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। मतलब संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, BVT, ठीक है। इसकी आपको संक्षेप में व्याख्या करनी है भैया। ये उपसह संयोजन यौगिक चैप्टर का बहुत ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है। देखो मैं आपको एक पेपर पैटर्न समझा रहा हूं, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आने वाले हैं अभी लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा अच्छे से। अभी क्वेश्चन समझ लो घा वाला। ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है। 4 नंबर भैया। ल्यूकास परीक्षण जो है, इसका उपयोग हम एल्कोहल को पहचानने में करते हैं। जैसे एल्कोहल में प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, मतलब प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और एंड टर्सरी अल्कोहल। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे पहचानोगे कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है, कौन सा तृतीयक है ना। तो इसी को पहचानने के लिए हम यूज करते हैं भैया ल्यूकास परीक्षण का, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ल्यूकास टेस्ट, इसको भी मैं आगे आगे डिस्कस करता रहूंगा। तो 4 क्वेश्चन थे 4 नंबर के, 16 नंबर आपके यहां पे भी कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न 6 नंबर का, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने नंबर का था, शायद 16 नंबर का था, ठीक है। वो हो गया, यानी कि 16 + 6 नहीं 6 + 16 कर दीजिए, ठीक है। 6 नंबर का बहुविकल्पीय, 16 नंबर का लघु उत्तरीय, और लघु उत्तरीय आपका कितने नंबर का, 12 नंबर का, 3-3 नंबर वाला, और 16 नंबर का ये हो गया। 12 और 16 28 नंबर हो गया, यानी कि 28 और 16 कितना हुआ, 44 और 6 50 नंबर का हो गया। 20 नंबर का आपका आएगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 5 नंबर वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन है। देखो ये 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 6 का देखो क्वेश्चन,
एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए। एथेनॉल से मेथेनॉल परिवर्तन का रासायनिक समीकरण लिखिए 5 नंबर। भैया आप एथेनॉल यानी कि एथिल अल्कोहल C2H5OH, ठीक है, इसको कैसे बनाओगे इसका रासायनिक समीकरण लिखना है, और एथेनॉल से मेथेनॉल कैसे बनाओगे इसका भी रासायनिक समीकरण लिखना है। बहुत स्पेशल क्वेश्चन है ये, नहीं पता तो अथवा लगाए मेरे भाई। ये जो क्वेश्चन है अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर का, ये भी क्वेश्चन उसी का है। देखो, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए, इसकी अंधेरे में क्लोरीन के साथ अपक्रिया का समीकरण लिखिए। मतलब डाई एथिल ईथर जो आपका है C2H5O C2H5, ठीक है, मैंने बताया था ना ROR प्रकार के जो यौगिक होते हैं ना, ये डाई एथिल ईथर होते हैं। तो इसको बनाने की प्रयोगशाला विधि आपको बतानी है। तो दोनों में से कोई एक ही करना। देखो भैया, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आपको हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगा, ये नहीं पता तो ये कर लो, ठीक है, सिंपल सा है। अब देखो खा वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें खा वाला क्या है। खा वाला क्वेश्चन, क्या होता है जब, अब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें रिएक्शन ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये जो रिएक्शन है ना खा वाला, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। 5 रिएक्शन रहेंगे, एक एक नंबर के, यानी 5 नंबर आपको मिलेगा। जैसे देखो फर्स्ट वाला है, फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से क्रिया होती है। मतलब आप फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया कराएंगे अमोनिया से तो क्या बनेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। दूसरा, एसीटोन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आशुद्ध किया जाता है, ठीक है। एसीटोन को आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ आशुद्ध करेंगे तो क्या बनेगा। केवल आपको रिएक्शन ही बताना है, ये सब मैं आगे बताता रहूंगा। उसके बाद में बेंजल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ अपकृत करते हैं। मतलब बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, इसको हम NaOH सांद्र NaOH के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये भी बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। चौथा, फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं। मतलब आप फॉर्मेल्डिहाइड ले लीजिए और इसको NaOH के साथ गर्म कीजिए तो क्या बनेगा मेरे भाई, ठीक है। ये आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या होता है जब, मतलब जब इसका रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा। पांचवा, मेथिल अल्कोहल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराएंगे। मतलब मेथिल अल्कोहल का आपको CH3OH को आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। पांचों का आंसर आपको देना, नहीं पता है तो अथवा लगा रहेगा मेरे भाई। एक और टाइप का रिएक्शन होता है, कैसे प्राप्त करोगे। जैसे क्या होता है जब होता है ना, वैसे कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दे। मतलब इसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी दिया जाएगा, प्रोडक्ट भी दिया जाएगा। आपको यह बताना है रिएक्टेंट के साथ क्या हमें लेना है, किससे उसका रिएक्शन कराना है ताकि ये बनेगा, ठीक है। प्रोडक्ट में देखो फर्स्ट है, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे बनाओगे भैया। मतलब मेथिल अल्कोहल से आप लोग CH3OH से आप एथिल अल्कोहल कैसे बनाओगे, ये रिएक्शन काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो ये कैसे बनाओगे, मतलब इससे ये बनाओगे कैसे, बीच का प्रोसेस आपको बताना है। इसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों दिया रहता है, ठीक है। दूसरा, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाओगे, मतलब एसीटोन से आपको CHCl3 कैसे बनाना है। तीसरा, बेंजीन से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाओगे। क्लोरोबेंजीन से टालुइन कैसे बनाओगे, मतलब C6H5Cl। क्लोरोबेंजीन से आप लोग टालुइन कैसे बनाओगे, C6H5CH3, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाओगे, ठीक है, C6H5COOH। बेंजोइक अम्ल से आप लोग बनाएंगे कैसे, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। ये आपको बताना है मेरे भाई, आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। दोनों में से कोई एक ही करना है। 7वां क्वेश्चन देख लो, 7वें का देखो, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का वर्णन कीजिए, इसकी सांद्र NaOH घोल तथा अमोनिया के साथ होने वाली क्रियाओं को रासायनिक समीकरण के साथ समझाइए। मतलब प्रयोगशाला में हम फॉर्मेल्डिहाइड HCHO को कैसे बनाएंगे और इसकी सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया यानी कि NH3, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, इसके साथ रिएक्शन हम कैसे कराएंगे ये आपको बताना है। नहीं पता तो अथवा लगा रहेगा। यहां पे देखो, एथिलेमिन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए। मतलब एथिलेमिन जो आपका होता है C2H5NH2, इसको बोलते हैं एथिल एमीन। इसको कैसे बनाओगे आप लोग, ठीक है। और
निम्न के साथ इनकी अभिक्रियाओं को भी देना, जैसे क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब एथिलमिन इनके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ये बताना। दूसरा, नाइट्रस अम्ल के साथ यानी कि HNO2 के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ये आपको बताना है। देखो मैंने सारे लॉन्ग क्वेश्चन एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है, आप लोग सर्च करोगे क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, कर लेना, जाके पढ़ लेना, ठीक है। ये देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ये हमारे लास्ट चैप्टर से भी है, जैव अणु चैप्टर से, बायोमोलिक्यूल चैप्टर। देखो ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए, इसकी 3 रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए जिनसे इसके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का होना सिद्ध होता है। मतलब ग्लूकोज का संरचना सूत्र आपको लिखना है और इसकी 3 रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन करना है ना, जिनसे इसके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का होना सिद्ध होता है। नहीं पता तो अथवा कर लो मेरे भाई, दूसरा कर लो। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हो, प्रोटीन की संरचना को अस्थायित्व प्रदान करने वाले कारकों को भी लिखिए। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो चुका है। तो अगर देखा जाए तो मैं थोड़ा सा डीपली जाता हूं। बहुविकल्पीय प्रश्न जो है 6 नंबर के, अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके 16 नंबर के आएंगे, ठीक है। कितने नंबर के, 16 नंबर के। लघुत्तरीय प्रश्न जो है देखो 3-3 नंबर वाले 4 क्वेश्चन रहेंगे 12 नंबर, और 4-4 नंबर वाले 4 क्वेश्चन 16 नंबर, तो 16 12 28 नंबर, ठीक है। और प्लस आपका 20 नंबर का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। टोटल देखो तो देखो 28 16 44 6 50 और 20 70 नंबर का आपका ये पूरा पेपर हो चुका है। तो भैया यही है क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर। ऐसे ही पेपर 2026 में आपका आएगा। देखो सेम मैं नहीं कह रहा हूं कि यही वाला आ जाएगा, लेकिन पेपर पैटर्न ऐसा ही होगा। हो सकता है ज्यादातर क्वेश्चन भी आ जाए, क्या भरोसा, किस्मत का क्या खेल है किसको पता। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा भाई, हम यहीं पे आपसे अलविदा लेंगे। आप लोग बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का पेपर विथ सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आप ही लोगों के लिए कमेंट बॉक्स होता है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।